दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको रेलवे ने जो वैकेंसी ग्रुप डी के लिए निकाली है उसके विषय में जानकारी देने वाला हूं। इसके लिए मैंने अपना ब्राउज़र चालू कर लिया है और इस पे मैंने टैप कर दिया आरआरबी ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2025। इसके लिए आप यहाँ पर जाइए। फर्स्ट लिंक पे पहले मैं आपको जाता हूँ और फर्स्ट लिंक से कुछ चीज़ें मैं आपको पहले डिस्प्ले करता हूँ। जैसा कि जनरल जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म की शुरुआत की गई है 23 जनवरी 2025 से। ठीक है, फॉर्म की शुरुआती डेट है और 22/2/2025 में ये फॉर्म की लास्ट डेट होगी। ठीक है, इसमें पेमेंट लास्ट जो पेमेंट है आपको बताइए लास्ट डेट फीस पेमेंट ये 24/2 मतलब 24 फरवरी 2024 तक 25 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बता रहा था कि देखिए जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ऊपरी ऊपर आपको नजर आ जाएगा कि जनरल के लिए 500 रुपये है और इसी के साथ ST SC, ठीक है, OBC वगैरह जो है ना, उनके लिए 250 रुपये का है और फीमेल के लिए 250 रुपीज़ लगना है। ठीक है, इसके लिए अभी और आगे अपन लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका ये मिनिमम एज का कॉन्सेप्ट है उस पे आपको मिनिमम एज बताई गई है 18 और मैक्सिमम एज बताई गई है 36 ईयर्स, है ना। 36 ईयर्स के लिए आपका ये है। बाकी आपका जो एज में रिलैक्सेशन मिलेगा वो जो आपका छूट वगैरह है जितने साल का जिनके लिए रहता है वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। इसी के साथ अपन और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा कि 32,438 पोस्ट है। ठीक है, अलग अलग जोन के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ ये देखते हैं कि 32,438 पोस्ट है। ये अलग अलग जोन के लिए, अलग अलग जोन के लिए मतलब इस पे सभी है। जयपुर है, प्रयागराज है, ठीक है, हवई है, जबलपुर है, बिलासपुर है, दिल्ली है। इस तरह से मैं आपको बता रहा था कि ये अलग अलग जोन के लिए है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर टोटल आपके पास उतना ही आएगा जैसा कि आपको ऊपर बताया कि 32,438। अब जैसे फॉर एग्जांपल जबलपुर, तो जबलपुर के लिए जिसको अपन WCR बोलते हैं, इसके लिए जनरल में जो पोस्ट है वो है आपके पास 769 मतलब 779। ठीक है ना। EWS के लिए हैगी आपके पास 158, OBC की है 338 और SC और SC की है 215, ST के लिए है 89। टोटल पोस्ट आ रही है 1614। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपको पोस्ट के बारे में और भी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है कि आपको किसी भी फॉर्म भरने के लिए पहले यहाँ तो मैंने आपको नोटिफिकेशन वगैरह बता दिया, सामने से जो ऊपर ऊपर बताना था वो मैंने बता दिया। इसके लिए अब अगला कॉन्सेप्ट होता है कि यदि फॉर्म को भर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम उसके बारे में समझ लें कि फॉर्म में क्या कैसा है, कितना क्या लगना है ना। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए। क्वेश्चन आंसर इस बात को कि भाई जैसे यदि अपन फॉर्म भर वगैरह भरते हैं तो फॉर्म पे कितना क्या अपन को लगना है, किस किस चीज़ का कितना क्या फीस है, इस तरह से मैं आपको यहाँ पर ले चल रहा था। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैं आपको बता दूं मैंने यहाँ पर एक PDF पहले से डाउनलोड कर रखा है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है, आपको जानकारी देने के लिए मैंने हिंदी में यहाँ पर PDF पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो मैं डाउनलोड पे जाने के बाद अभी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए 2 मिनट आप रुकिएगा लाइन पे। ये है, ये मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। जनरली जो सामान्य क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 23 जनवरी 2025 इस फॉर्म को भरने की स्टार्टिंग डेट है। ठीक है, 22 फरवरी तक ये फॉर्म भरे जा सकते हैं 23:59 तक, मतलब कुल मिला के रात को 12 बजने के 1 मिनट पहले तक ये फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक है, शुल्क जो भुगतान होता है, परीक्षा शुल्क की जो फीस बताई गई है वो लास्ट डेट आपकी 24 तारीख है। ठीक है, संशोधन की तिथि जो है वो 25 फरवरी तक आप संशोधन कर सकते हैं, 25 फरवरी से 6 मार्च 2025 तक। ठीक है, इसी के बाद मैं और आगे बढ़ूंगा। जो आपको बताना है कि भाई भुगतान का जो स्टेटस है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके लिए खाता बनाने के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि स्टूडेंट्स के पास अपना खुद का मोबाइल नंबर, आधार कार्ड वगैरह, ईमेल आईडी होना कंपलसरी है, जरूरी है। ठीक है, खाता बनाने की प्रक्रिया क्या है, तो खाता बनाने के लिए जो अपना RRB की साइड है उस पे जाके अपन लोग इसको क्रिएट अकाउंट, है ना, अप्लाई बटन पे
मतलब कहने का ये है कि आपकी जो आरआरबी की साइड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी ऑफिशियल साइट पे चला जाता हूँ, ठीक है, अप्लाई पे। ये है इसकी ऑफिशियल साइट अभी ओपन हो रही है। यहाँ से आप फॉर्म भरते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है www.rrbapply.gov.in। इधर से आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, यहाँ पर आपको इस तरह का विंडो नज़र आएगी, ठीक है। यदि आपने पहले से रेलवे का कोई फॉर्म भरा हुआ है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपको कोई भी, मतलब आपको यहाँ पर अलग से फिर से अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि अकाउंट जो है एक बार आपका बन चुका है। यदि आप पहली बार इस पोर्टल पे आ रहे हैं, आप रेलवे का फॉर्म पहली बार भर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन रिटर्न चले जाते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास पहले से आईडी पासवर्ड है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, और यदि आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है, आप पहली बार यहाँ पर रेलवे का फॉर्म भरने के लिए आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पे जाने के बाद आप अपना खुद का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको अपना कंट्री चूज करना है। जैसे आपने यहाँ पर चूज कर लिया है इंडिया, करेक्ट। यहाँ पर आने के बाद कैंडिडेट का फुल नाम रहेगा, नाम पे पहले वो नाम डालेगा, फिर यहाँ पर रीनेम मतलब रीटाइप करेगा सेम नेम, ठीक है। यदि उसका नाम चेंज भी है किसी अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह में तो वो उसको यस करेगा, अदरवाइज नो। डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको लगेगा, डेट ऑफ बर्थ भरना है आपको। यहाँ पर मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। फादर नेम और रिपीट फादर नेम रीटाइप करेंगे आप, यहाँ पर मदर नेम रीटाइप यहाँ पर ही करेंगे। इसके बाद आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जो कि आपको यहाँ पर उसको ओटीपी वगैरह से आपको कुल मिला के जनरेट ओटीपी में जाना पड़ेगा, जिससे आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कराइए। यहाँ से आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पर आने के बाद आपके पास आधार कार्ड नंबर का ओटीपी आएगा, वो आप यहाँ पर वेरीफाई कराइए। आप खुद का पासवर्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो भी आपको पासवर्ड देना हो। इस तरह से मैंने अभी आपको जनरली स्टार्टिंग में बता दिया। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको फॉर्म भर के प्रॉपर तरीके से किस तरह से आपको फॉर्म भरना है उसके विषय में जानकारी दूंगा। अभी मैं आज आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि यदि आप रेलवे का या किसी भी वैकेंसी का कोई फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए किन चीज़ों की जानकारी होना आपको ज़रूरी है, करेक्ट। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे थे खाता बनाने के लिए, तो मैंने बताया कि खाता बनाने का कॉन्सेप्ट जो रहेगा उसके लिए आपको मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी होना जरूरी है, ठीक है। इसी के बाद अपन लोग आगे देखेंगे। खाता बनाने के बाद अगर खाता बन जाएगा तो फिर दोबारा उसको अपन कहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो मैंने आपको बताया कि आप जब होम पे रहेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ से आप दोबारा के लिए अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे, आप यहाँ पर दिखाइए ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, है ना, हैव एन अकाउंट। इसके बाद आप आगे बढ़िए थोड़ा सा। आपको मैंने बता दिया कि ईमेल आईडी वगैरह आपको लगना है, उस पर ओटीपी वगैरह आएगा, जिससे आप ओटीपी को वेरीफाई करा सकते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ें मैं फटाफट आपको बताता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो जो चीज़ें मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ इस पीडीएफ का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उससे ये होगा कि आप इस पीडीएफ पे जाके इस पे 60 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन आंसर को आप पढ़ लीजिए, उससे आपको फायदा होगा। फॉर्म भरने से पहले आपको फॉर्म की पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। खाता बनाने की प्रक्रिया अभी मैं आपको इन शॉर्ट बता चुका हूँ। आने वाले वीडियो में जब मैं आपको लिए फॉर्म भरने का वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स फिल करके कैसे क्या करना है वो बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या मैं खाता बनाए गए विवरण को एडिट कर सकता हूँ? नहीं। यदि आप एक बार अकाउंट बना चुके हैं, मतलब जब आप यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर रहे थे, ठीक है ना, क्रिएट अकाउंट में, तो इस फॉर्म को आपको देख के ही भरना होगा। और मैं तो आपको बताऊं कि अच्छी बात यह है कि हर बार दो दो बार वो चीज़ें मांगी गई है, तो गलत होने का चांस नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि रेलवे ने यहाँ पर स्पेशली आपको बता रखा है कि क्या मैं खाते का विवरण एडिट कर सकता हूँ? तो उन्होंने आंसर दिया कि नहीं, एक बार खाता बन जाने के बाद स्टूडेंट्स बनाए गए खाता में किसी प्रकार का एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। अगला, खाता बनाने के बाद की अगली प्रक्रिया तो मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉर्म भरने के लिए अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या आवेदन भरने के लिए मोबाइल नंबर का उपयोगी होना जरूर, मोबाइल नंबर उपयोग किया जा सकता है? बिल्कुल। आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी किसी से भी अपनी आईडी पे दोबारा लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है लॉगिन की प्रक्रिया, तो बताया गया कि जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है
और ईमेल आईडी के दर्ज करने के बाद अपना पासवर्ड देके आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। वेतन का लेवल क्या है ये आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन वगैरह देखना पड़ेगा, उस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि क्या मैं अलग अलग पदों के लिए अलग अलग जोन में आवेदन कर सकता हूँ। ठीक है। इस पे लिखा हुआ हाँ, अलग अलग पदों के लिए अभ्यर्थी केवल केवल एक रेल जोन में, ठीक है, के लिए आवेदन करने की अनुमति है। अगर वो अलग अलग पदों के लिए स्टूडेंट्स को केवल एक रेल जोन में आवेदन करने की अनुमति है। क्या मैं अगले रेलवे में अलग अलग पदों के लिए आवेदन कर सकता हूँ? नहीं, उम्मीदवार को केवल एक रेलवे के लिए आवेदन ही करने की अनुमति है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या मैं एक से अधिक रेलवे आरबीआई के आवेदन भर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। अगर यदि आप इस तरह का काम करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो अस्वीकृत कर दिया जाएगा, मतलब कुल मिला के आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। क्या मैं एक ही रेलवे में एक से अधिक आवेदन के लिए फॉर्म आवेदन कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप फॉर्म एक बार भरेंगे तो आपका आईडी पासवर्ड बन चुका होगा। सही है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। एक ही रेलवे में कई बार अप्लाई, मतलब एक ही जोन में रह के आप कई बार अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना। ठीक है। इसी के बाद यहाँ पर लिखा है कि मैंने लैंगिक सर्जरी करवाई है, क्या मैंने आवेदन के लिए पात्र हूँ? ठीक है। तो वो उसके लिए उन्होंने अलग से नोटिफिकेशन में सारी चीज़ दी है। आप नोटिफिकेशन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। यदि आप उसके लिए क्वालिफाइड है तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है ना। इसके लिए आपके पास लिखा है कि आधार सत्यापन क्यों आवश्यक है। बताया गया कि उम्मीदवार की वास्तविक पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार का सत्यापन किया कराया जा रहा है। ठीक है। ये किसी भी प्रकार से साझा नहीं किया जाएगा। ठीक है। रेलवे इसको अपने अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं नहीं करेगा। ठीक है ना। इस तरह से अपन लोग आगे बढ़ेंगे। आयु की जो सीमा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 18 से, मैंने यहाँ पर आपको बताया था आयु की सीमा के लिए कि इस फॉर्म को कौन कौन स्टूडेंट्स भर सकते हैं। तो मैंने आपको एज के लिए पहले ही बता चुका था कि भाई 18 से 36 साल प्लस जो रेलवे का जो भी एज रिलैक्सेशन का गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। इसी के बाद यहाँ पर लिखा कि यदि मैंने अपना नाम पहले से परिवर्तित करा लिया तो क्या मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा। तो यहाँ पर आपको बताएगा कि आवेदकों के पास नाम परिवर्तन करने के लिए राजपत्र, अधिसूचना या प्रशंसित कानूनी दस्तावेज होना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया के दौरान मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत करने के लिए तैयार रखना रहना चाहिए। ठीक है ना। इसी के बाद मैं आपको बता दूं कि यदि मैं अपना खाता लॉगिन करने के लिए पासवर्ड भूल जाऊं तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि आप पासवर्ड यदि भूल जाते हैं तो आप उसको अपना आईडी पासवर्ड देके दोबारा, मतलब उसको फॉरवर्ड किया जा सकता है। ठीक है। इस पे लिखा हुआ है कि उसको यदि पासवर्ड यदि भूल जाते हैं तो अपना आप जन्म तिथि वगैरह, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के माध्यम से आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है। इसी के बाद मैं और आगे बढ़ूंगा क्योंकि जैसा कि इस पे लिखा है कि क्या मैं अपनी चुनी हुई रेलवे आरआरबी बदल सकता हूँ? नहीं, आवेदन जमा करने के बाद चुनी हुई रेलवे आरआरबी मतलब जोन वगैरह आप नहीं बदल पाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि फॉर्म भरते में ही पहला स्टेप है जोन। आप जिस जोन से फॉर्म भरेंगे आप उसी जोन के लिए ही फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। इसी के बाद आपको अगला कॉन्सेप्ट बताया गया है। ठीक है। मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ, बाकी आप लोग ये पीडीएफ प्रॉपर पढ़ेंगे जिससे आपको आगे की चीज़ों की जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है ना। इसके बाद आपको बताया गया है कि निःशुल्क यात्रा मतलब जो रेलवे पास देता है उसके लिए कौन कौन पात्र है। तो इन्होंने बताया कि केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उम्मीदवार ही निःशुल्क रेलवे यात्रा, है ना, मतलब के पास के लिए लाभ उठा सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं मुफ्त यात्रा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उनके पास सबसे पहले अ, उनके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है। वो आपको फॉर्म भरते में लगेगा, तब आप निःशुल्क यात्रा के लिए पास वगैरह भर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला अपन देख रहे थे कि जाति प्रमाण पत्र करने में अमर, क्या मैं अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने में असमर्थ हूँ? जांच करें कि स्कैन किया गया दस्तावेज पीडीएफ प्रारूप में हो और 500 केबी से कम हो। क्या मैं अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने में असमर्थ हूँ? ठीक है।
तो यहाँ पर आपको बता दूं कि भैया 500 केबी से कम होना चाहिए, इजीली अपलोड हो जाएगा, मैंने भी किया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद बताया गया कि ईबीसी क्या है। ईबीसी का मतलब होता है आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं, अर्थात आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आमदनी 50,000 रुपए है, वो काय में आएगी, ईबीसी में, ठीक है ना। इसी के बाद अगला है ईबीसी उम्मीदवारों को क्या क्या लाभ दिए जा सकते जाएंगे या दिए जाते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि ईबीसी उम्मीदवारों को फीस में छूट दी जाती है, और इसके लिए आपको विस्तार पूर्वक जानकारी जो बताई गई है कि आपको ईसीएन संख्या मतलब जो आपको नोटिफिकेशन है उस पे आपको पैरा 7.3 के संदर्भ में बताया गया इसके लिए, ठीक है। फिर इसी के बाद इस पे लिखा हुआ कि क्या एक ईबीसी हूँ, अगर मेरे पास इसी ईबीसी का प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या मुझे मुझे क्या करना चाहिए। तो आपको बताएगा कि आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवार के पास विस्तृत सीईएन के अनुरूप उनके लिए रूल्स कुछ बताए गए हैं, है ना। आपके पास बीपीएल कार्ड वगैरह हो, इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ रूल्स वगैरह बताए गए हैं। उसके लिए आपको विस्तार पूर्वक नोटिफिकेशन पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये पीडीएफ और रेलवे का जो नोटिफिकेशन है वो आपको उस पर दे दूंगा, क्या बोलते हैं आपका, इसके लिंक में, ठीक है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप रेलवे की वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। रेलवे की जो वेबसाइट है यहाँ पर अपन ने, आप रेलवे की वेबसाइट से भी नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी इसको डाउनलोड ही किया है, ठीक है ना। इसी के बाद अगला कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि परीक्षा का चयन, मुझे अपनी परीक्षा के लिए भाषा का चयन करना चाहिए। बिल्कुल स्टूडेंट्स व्यक्ति यहाँ पर बताया गया कि आप परीक्षा के लिए भाषा का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी के बाद अपन और आगे बढ़ेंगे। यहाँ से अपन देख रहे थे कि ईडब्ल्यूडीएस के अंतर्गत आरक्षण प्राप्त करने का मापदंड, वो भी आपको नोटिफिकेशन में ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि मैं वर्तमान में सशस्त्र बल में सेवारत हूँ, सशस्त्र बल में सेवारत हूँ, क्या मैं पूर्वभूत सैनिक के रूप में आवेदन कर सकता हूँ। हाँ, आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई इशू नहीं है कि आप मतलब यदि आप एक जगह जॉब पे हैं तो आप नोटिस मतलब उसके लिए आवेदन नहीं कर पाइए तो वो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद मैंने इस पे लिखा हुआ है कि मैंने भूतपूर्व सैनिक के रूप में पहले ही सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है, क्या मैं सीईएन के तहत पूर्वभूत सैनिक के रूप में लाभ प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनका सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने पूर्व में सैनिक को दिए जाने वाले लाभ का पहले ही केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप सी और, है ना, ग्रुप ग्रुप टी डी में कानूनी रूप से, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिविल रोजगार के रूप में प्राप्त किया हुआ है। आप इसको उस पर पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक आपको मिलेगा नोटिफिकेशन में, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए लाया था, मेन चीज़ें मैं आपको ही फिलहाल में बताता चल रहा हूँ, बाकी तो आपको नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट से कि यदि आपको फॉर्म भरना है तो पहले आप नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ लीजिए, ठीक है ना। क्या पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार किसी भी ऐसे पद के लिए अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी के बाद यहाँ पर अपन और आगे बढ़ेंगे। शुल्क वापसी के लिए मेन चीज मैं आपको बता दूं कि जो आप लोग परीक्षा में शुल्क दे रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो शुल्क वापसी, क्या आपको कहते हैं शुल्क की वापसी मिलेगी, बिल्कुल आपको शुल्क की वापसी मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको एग्जाम में बैठना कंपलसरी है। यदि आप एग्जाम में नहीं बैठते हैं तो फिर उस कंडीशन में आपको फीस रिफंड नहीं की जाएगी, ठीक है। इसी के बाद मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कुल मिला के कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करना है। तो बताया गया है कि सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित निर्देशों के अनुसार अपनी स्कैन की गई फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने हो गए। अनुसूचित जाति जनजाति के भी जो आपका वो है मुफ्त यात्रा के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, ठीक है ना। इस तरह से मैंने आपको बताया। अगले कॉन्सेप्ट के लिए बताया कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 500 केबी के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। जो आपकी फ़ोटो रहेगी, पासपोर्ट साइज का जो आपका फ़ोटो रहेगा वो 50 से 100 केबी के अंदर चाहिए,
ठीक है। और इसी के बाद सिग्नेचर का जो कॉन्सेप्ट बताया गया 30 से 50 केवी के बीच में होना चाहिए। बाकी इसके बारे में मैं आपको वीडियो, जब मैं आपको वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको इसके बारे में प्रॉपर करके भी बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी फोटो का रिसाइज वगैरह चेंज कर, फोटो को रिसाइज कर सकते हैं, या फॉर्म की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको किस तरह से केवी कम ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना। मैं फीस का भुगतान कैसे कर सकता हूं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप फीस का पेमेंट कर सकते हैं। मुझे कितनी फीस देना होगा, तो मैं आपको पहले तो आपको बता चुका था स्टार्टिंग में कि यहाँ पर ओबीसी, एसटी, जनरल के लिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये है। एसटी, एससी, ठीक है ना, ईबीसी और पीएच मतलब जो आपके हैंडीकेप वगैरह उनके लिए 250 रुपये है। और फीमेल कैटेगरी के लिए आपको 250 रुपीज़ ही देना होगा, ठीक है ना। इसी के बाद मैं आपको दोबारा आपको बता दूं, क्या इसमें नेगेटिव मार्केटिंग, सॉरी, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? यस, होगी, ठीक है ना। इसमें जैसे यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं, इस पे लिखा हुआ है सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की नकारात्मक कहते हैं नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। इस तरह से इसका ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पेपर आ रहा है उस पर नेगेटिव नकारात्मक नेगेटिव मार्केटिंग है, मार्किंग है। आप जिन क्वेश्चन को यदि आपसे नहीं बनना, आप उनको छोड़ दे, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। इसी के बाद मैं आपको आगे बढ़ रहा था, क्या मुझे उन सभी पदों के लिए वरीयता क्रम प्रदान करना चाहिए जिनके लिए मैं पात्र हूँ? बिल्कुल। आपको फॉर्म भरते वक्त वो पूछेगा कि आप किस पोस्ट के लिए आप उसको ऊपर रखना चाहते हैं, मतलब किस पोस्ट के लिए आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आप उसको ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी की पोस्ट आप नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मुझे कैसे पता चलेगा कि आवेदन अंततः जमा हो गया है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन करना जमा होने होने होते ही होने की अंतिम स्वीकृति भुगतान, ठीक है ना, की पुष्टि होने के बाद ही होगी, ठीक है ना। आपको ईमेल एवं एसएमएस के माध्यम से सफल भुगतान की पुष्टि प्राप्त हो जाएगी। मेरा आवेदन अस्वीकार होने की स्थिति में क्या मुझे भुगतान किया गया भुगतान वापस किया जाएगा? आवेदन पात्र यदि अस्वीकार होने की स्थिति में भुगतान वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्या मैं अपने आवेदन का प्रिंट आउट ले सकता हूँ? हाँ, स्टूडेंट्स अपने आवेदन का शुल्क भुगतान करने के बाद अपने आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। आई थिंक कि अभी के वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं वैसे भी हमेशा बोलता हूँ कि यदि आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन पढ़ने से आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम मैंने देखा कि स्टूडेंट सिर्फ वैकेंसी देख के फॉर्म भरता है, नोटिफिकेशन से उसको मतलब नहीं होता, उसे खुद भी नहीं पता होता कि किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें अवेलेबल है, ठीक है ना। मैं पर्सनली सारे स्टूडेंट से बोलूँगा कि सबसे पहले आप एक बार नोटिफिकेशन रेलवे का डाउनलोड कर लें और फिर उसमें आप उसको पहले रीड कर लें। रीड करने के बाद उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, किस जॉन से अप्लाई करना है। इस तरह की सारी चीज़ों के लिए पहले आप नोटिफिकेशन रीड कर लीजिए, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियो में, क्योंकि मैं आने वाले वीडियो में फ़ोटो को रिसाइज करना, सिग्नेचर वगैरह रिसाइज किस तरह से किया जाता है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, उसके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपको विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती रहे, ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, उसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं कोशिश करूँगा कि कल की डेट में ही आपको इसको फॉर्म भर के मैं प्रॉपर आपको इसके बारे में जानकारी दे सकूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। और रही बात इसकी, तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा फॉर्म का, जो आपका एक क्वेश्चन आंसर है, इनको आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा तो आगे की चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक यू।